सरस्वती है ज्ञान का भंडार, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, पेशे से शिक्षक, संगीतमय गायक, इतनी प्रतिभाओं के साथ खास मेहमान के रूप में राजेश सरयाम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को नित नई ऊंचाइयां देने का लगातार प्रयास किया है। जब ये गाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सुरों को आसमान ने छू लिया है और इनके जो एक एक शब्द रहते हैं वो दिल में उतर जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, ये बताएं कि आप बहुत सारी नौकरियां छोड़ भी चुके हैं जी। तो कौन कौन सी नौकरी आपने करी और छोड़ने के पीछे कारण आपका क्या रहा? देखिए, मेरा सबसे पहला अपॉइंटमेंट हुआ था 1988 में, जब मैं 12th पास किया था, जब मैं नगर पालिका में मोहर्री पद के लिए हुआ था। और उसके बाद में एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ मेरा। उसके बाद में मैंने एमपी पीएससी में भी क्वालिफाई किया था, बेस एग्जाम भी। और फिर मेरी जो चौथी नौकरी थी वो थी शिक्षा विभाग की, जिसमें मैंने 2014 में बीआरएस ले लिया और मैं लगातार जनता के बीच में रहकर उनके काम कर रहा हूँ। मतलब जनता के लिए आपको ऐसा लगता है कि जो आप समाज सेवा कर रहे हो और जनता के लिए, तो आपको नौकरी पसंद नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बारे में कुछ बताइए ना। जो मेरी मम्मी रही है वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी रही है, पापा प्रिंसिपल रहे हैं और वाइफ भी टीचर है मेरी और मैं भी टीचर था। तो मैंने सोचा कि जब इतनी तनख्वाह हमारे घर में आ रही है तो क्यों ना एक तनख्वाह छोड़कर गरीबों के लिए काम किया जाए। और मैं 30 वर्ष से लगातार निःशुल्क कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, सभी समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ और आज की स्थिति में सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आप आदिवासी संस्कृति को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का भी प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते भी रह रहे हैं। ये विचार आपके मन में कैसे आया? मतलब देखिए, क्या है कि जब शादी में जब गाने बजते थे, शादी में गाने बजते थे तो उसके अंदर कुछ कुवड़ता वाले गाने बजते थे। तो मैंने बोला कि मैं तो आदिवासी समाज से हूँ, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने कैसेट में गाया, फिर उसके बाद में मैंने सीडी में गाया और मैं टी सीरीज सिंगर बना। और अभी यूट्यूब का जमाना है तो इसमें आपको मैं बता दूं संजय भैया कि आज वो बेरोजगार बच्चे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो गांव में थे, आज वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आज आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य समाज की शादी में भी हमारे गाने बज रहे हैं और आप सुनते भी होंगे। आप म्यूजिशियन भी हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र जो आप बजाते भी हो, तो कौन कौन से आप बजाना जानते हो? देखिए, मैं हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार, वायलिन, बांसुरी, जॉस ड्रम, मैं सभी इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। और खास तौर से लेकिन मैं अभी गायकी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और आदिवासी संगीत के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वर्तमान में अपन ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जी, लेकिन आपके द्वारा बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज डाली जा रही है, समाज के लोगों के बारे में डाली जा रही है, जो अच्छे गायक है या अच्छे म्यूजिशियन है, बजा रहे, तो आप सदुपयोग कैसे कर पा रहे हो उनका? देखिए, सोशल मीडिया का सबसे पहले मैंने अपना उपयोग जो किया था वो मैंने पढ़ाई के लिए किया। सबसे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के क्वेश्चंस मैंने अपने फेसबुक आईडी के ऊपर डाला और यूट्यूब के ऊपर डाला। उसे काफी लोगों ने इसको पसंद किया है और आज भी जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ चलता था, लेकिन मैं आज अपने चैनल के माध्यम से और अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से लगातार लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ और उससे बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप निःशुल्क कोचिंग भी दे रहे हैं, जी हाँ। तो अभी तक आपने एक टेंटेटिव कितने बच्चों को कोचिंग दे दी और वो आज कहीं सेवाएं भी दे रहे होंगे, तो कहाँ दे रहे, कुछ बताइए ना। इसमें संजय भैया मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ से लगभग 500 से ऊपर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बता दूं कि एक विजय युनाते करके जो बच्चा, जो बहुत गरीब घर का था, जिसके पास में रहने के लिए मकान भी नहीं था, वो मेरी कोचिंग में ही रहता था। आज की स्थिति में वो एमपी पुलिस में पदस्थ है छिंदवाड़ा में, और वहां पर वह कम से कम 500 बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहा है। तो मेरी फीस यही हो गई कि जो मैंने उसको दिया और वह बच्चा चला के अगर गरीब बच्चों को नौकरी में लगा रहा, तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा भी नहीं हो सकती। इसलिए मैं उसके ऊपर प्राउड भी करता हूँ, ऐसे बच्चों के ऊपर। आप जैसे आपने बताया कि आप बहुत गाने भी गाए हैं, कोई ऐसा हिट गाना गा के बताइए ना राजेश जी, जो मतलब हमारे दर्शक भी
देख सकें उसको और सुन सकें। बहुत अच्छा एक मैंने गीत जो बनाया था, जो जीजा साली के ऊपर था, क्योंकि जीजा साली का रिश्ता मजाक का होता है। अरे लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली, ला दूंगा मैं ते को सोने की बाली के, आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना। ये गाना बहुत फेमस हुआ है, मिलियंस में गया है। और मैक्सिमम शादियों में भी डीजे पे ये गाना बजता है। बिल्कुल, और इसके अंदर बहुत शालीनता है। इसके अंदर यानी उसके अंदर आभूषणों को किया कि भाई मैं तेरे को सोने की बाली दिला दूंगा, मैं तुझे कपड़े दिला दूंगा, यानी उसके अंदर शालीनता भी बहुत अच्छी है। तो बात गायकी की हो गई, जी हाँ। बात वाद्य यंत्र बजाने की हो गई। जी अब बात अपन थोड़ी सी राजनीति की भी करें। जी। तो आप पे हमेशा ये आरोप लगते रहा है कि आप दल बदलू व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी। सारी पार्टियों में आप क्यों आप इतनी जल्दी जल्दी दल बदलते हैं? इसके पीछे क्या कारण आपको? ये मैं तो बहुत दिन से था कि मैं किसी माध्यम से लोगों को बता दूं, और मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि मान लो कि यदि मैं एमपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार मेरे को टीचरशिप ज्यादा अच्छी लग रही, फिर बोला नहीं यार टीचरशिप से ज्यादा अच्छी मैं सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार से व्यक्ति नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पाकर बाहर तक जाता है, तो वैसे ही सबसे पहले मैंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, जिस समय मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद में खुद ही मुझे सम्मान के साथ में भाजपा में बुलाया गया, उसी के साथ साथ सम्मान के साथ में मुझे कांग्रेस के अंदर बुलाया गया। लेकिन आपको ये बता दूं कि मैंने सिर्फ सकारात्मक राजनीति की है, और आज भी कोई भी पार्टी का व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो राजेश श्रीराम हमेशा उसके साथ काम करेगा। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सामाजिक हूँ, मुझे लोगों ने राजनीतिक बना दिया है। आपने छिंदवाड़ा में भी काम किया कमलनाथ जी के लिए। जी हाँ। और काफी मेहनत भी करी जी। लेकिन उनका जो बेटा है नकुल नाथ जी, वो चुनाव हार गए। बिल्कुल। क्या कारण रहा इसके पीछे? आप क्या मानते हैं, क्यों चुनाव हार गए? उनकी तो बहुत अच्छी राजनीतिक जमीन है छिंदवाड़ा में। देखिए, जो नकुल भैया का जो व्यवहार भी है, माननीय कमलनाथ जी का भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मैंने वहां पर यह देखा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का और किसी भी पार्टी का हो, जब उनके पास में वो जब जाता है तो उसकी हमेशा वो मदद करते, वो पार्टी नहीं देखते। लेकिन ऐसा जब दौर चला बीच के अंदर कि उनके अपने ही पराये हो गए, और इसी वजह से एक विक्रम आह के जो था, जिनको गरीब घर से उठाकर लाकर उन्होंने महापौर बनाया था, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, वहां के विधायकों ने पार्टी चेंज कर ली, तो उतने लोगों के साथ में उनके लोग भी डाइवर्ट हो गए। और साथ साथ वहां पे जो गोंडवाना थी, गोंडवाना ने भी अपनी ताकत दिखा के जो कांग्रेस को वोट जमकर ले ली, इसी वजह से नकुलनाथ जी का। जैसे आप ये नाथ फैमिली के काफी करीब रहे, जी। ये भी एक चर्चा सुनाई आती है कि जो कमलनाथ जी की जो टीम थी, जी, उनको ये इग्नोर करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी बातें आती है मीडिया के माध्यम से, लेकिन मेरा तो डायरेक्ट संबंध माननीय कमलनाथ जी से है। तो मुझे वो देते थे कि तुमको ये आदिवासी क्षेत्र दिख रहा था, तो मैंने सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। आपने एक बार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया था। बिल्कुल। क्या मामला था वो? संजय भैया, लेरदा घाट की एक ऐसी स्थिति थी, कई सैकड़ों लोग अनाथ हो गए वहां पे, कई पत्नियां विधवा हो गई वहां पे, कई माँ ने अपने बेटों को खोया है। लेकिन मेरा मतलब है जनप्रतिनिधियों का ध्यान वहां तक क्यों नहीं जाता था। मैंने लेरदा घाट के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है, और यहाँ तक कि अर्धनग्न मुंह काला करा के मैंने पदयात्रा भी की, उसके बाद में भी प्रशासन का कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी का और निश्चल झरिया जी, हमारे जो एसपी महोदय जी, इनका मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से लिया, और वहां लेरदा घाट कटिंग हो गई। तब से आज तक कोई भी घटना नहीं हुई और कोई मृत्यु नहीं हुई। समाज सेवा के क्षेत्र में आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जितने भी वर्तमान में जितने भी गरीब परिवार हैं, उन लोगों की मैं मदद करते रहता हूं, उन लोगों को मोटिवेट करता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आज भी मैं उन्हें बिजनेस की ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्योंकि युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा, कहीं से भी नौकरी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैंने एक नया एक सिस्टम चालू किया, जिसके अंदर हम गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उन्हें, मैं खुद अपने बेटे की बात कर लूं कि मेरे घर मेरा परिवार पूरा नौकरी में रहा, लेकिन मेरे बेटे को मैंने खुद बोला कि सामान जाके बेचो, और उसने रास्ते में जाके फल फ्रूट बेचा। कोरोना के समय में उसने प्याज बेचा, सब्जी बेची। इसका मतलब काम करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता। अगर मेरा बेटा कर रहा है तो दूसरा गरीब का बेटा भी कर सकता है। आप एक समय बेहतरीन स्टंट बाजी किया करते थे जी। क्या कारण है कि मतलब अब उसको छोड़ दिया? क्या उम्र आड़े आ गई या और कोई कारण? स्टंट मैन तो हूं मैं,
एक बार मैं खतरनाक स्टंट कर रहा था, सो के गाड़ी चला रहा था, पीछे सेट था मेरा, सामने पैर थे, 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। लेकिन जिस दिन उस स्टैंड को मेरी पत्नी ने देख ली तो वो रोने लग गई। उसी दिन से मैंने ये छोड़ दिया कि जिसके कारण अपने घर में कुछ परेशानी हो तो फिर ऐसा स्टंट किस काम का, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। आप जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे हैं, जी हाँ। कुछ ऐसी बात बताइए ना, जैसे कि टिकट के लिए मतलब पैसे को ऑफर किया जाता है या उसके बाद टिकट मिलेगी, या और भी कोई ऐसा आपको किस्सा याद हो जिसकी वजह से आपका मोह भंग हो गया हो उस दल से। देखिए, मैंने जब पहला इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी से लोकसभा का, तो मैं जब यहाँ से हरदा गया चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ पे 4-5-6 लोग आए और उन्होंने मेरे को माला चढ़ाए और नारे लगाए और लोगों से मिलवाए। और बाद में जब मैं जाने लग गया तो 2 लोग आए, बोले 3,000 रुपये चाहिए, बोले हमको माला के भी पैसे दे दो, और ये जो जितने लोग आए उनको 200 रुपये दे दो। तब समझ में आया कि लोग, कार्यकर्ता जो है वो पैसों के लिए काम करते कि अपने लिए काम करते, ये समझ मेरे को नहीं आया। तब से मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे तो सिर्फ सामाजिक गतिविधियों में रहकर समाज सेवा करना है, और वही मैं आज करते चले आ रहा हूँ। सुरों के सागर से एक एक मोती पिरोते हैं, जज्बातों को मोहब्बत की राह दिखाते हैं, जज्बातों को मोहब्बत की राह दिखाते हैं। आपका हर गीत अरमानों का पैगाम है, आपका हर गीत अरमानों का पैगाम है। सभी कहते हैं हमारे शानदार गायक राजेश सरियाम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इंसान के रूप में यहाँ पे पैदा हुए। तो नेक काम करते चले जाओ, अच्छे काम करते चले जाओ। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस सिर्फ यादें रह जाती है और पहचान रह जाती है। नमस्कार राजेश जी। जी। आप बहुत बढ़िया गायक भी हैं। जी, जी। तो हम चाह रहे हैं कि एक आध कोई और हिट संगीत आप सुना के जाएं जो आदिवासी बेस पे है। जी, चलिए मैं बहुत अच्छा गीत सुना रहा हूँ। अरे लाल लाल फुंगर गुलाल पोईता, कुहू कुहू सांगो कोयल केईता। लाल लाल फुंगर गुलाल पोईता, कुहू कुहू सांगो कोयल केईता। वायलिंगा अपनो तारा जे सांगो निवा अधिकार है, दिल ते निवा अधिकार। ओ सांगो निवा अधिकार है, दिल ते निवा अधिकार। धन्यवाद। पगला रैया पाडर बाजार चले माता, अरे इत तूड़ी पतला रैया पाडर बाजार चले माता, इत तूड़ी